प्यारे बच्चों, ये जो आज का ये वीडियो है वो विशेष रूप से आपका जो सीबीएसई का कक्षा 12वीं का पैटर्न होता है उस पैटर्न में जो प्रश्न संख्या 1 है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो प्रश्न है वो अपठित गद्यांश का होता है। सामान्यतः क्या होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि ये प्रश्न तो हम कर ही लेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से क्या होता है कि अगर इसमें एक भी त्रुटि होती है तो 1 या 2 नंबर आपका सीधा कट जाता है और इससे आपके मेरिट पर प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रश्न चूँकि 10 नंबर का होता है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इसमें और किस तरह से इसको हल करना चाहिए। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी, आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए ये चर्चा करते हैं इसमें। तो अपठित गद्यांश हल करने की सरल एवं पूर्ण विधि, ठीक है। अब इसमें जब आप समझना चाहेंगे तो ये मेरा परिचय है, इसको कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आता है अपठित गद्यांश बोध। अब देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है और आप समझ लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड है क्वेश्चन नंबर 1, यानी सीबीएसई बोर्ड में अब तक इस साल से यानी 2020-21 से 2020 का जो एग्ज़ाम है इसमें भी आएगा और 2020-21 का भी पैटर्न जो है उसमें भी ये दिया हुआ है कि ये 10 नंबर का होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अपठित का मतलब क्या होता है। ठीक है, अपठित आ और पठित 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आ का मतलब होता है बिना और पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ। तो इस तरह से अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बिना पढ़ा हुआ ही आए। क्यों? पढ़ा हुआ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि हो सकता है आपने कक्षा 8 में उसको पढ़ा हो, कक्षा 9 में उसको पढ़ा हो, कक्षा 10 में उसको पढ़ा हो, ठीक है, या कहीं अपने पत्रिका में कोई पैराग्राफ पढ़ा हो उससे संबंधित भी आ सकता है, या कोई नैतिक मूल्यों से संबंधित पुस्तक है तो उसमें से भी आ सकता है। तो यहाँ पर अपठित का जो अर्थ है जो आपके प्रश्न पत्र में आता है उसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में जो नहीं पढ़ाया गया है वहाँ से कोई एक अनुच्छेद दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा गद्यांश का, तो उसको आपको पढ़ना है और उसको हल करना है। ठीक है, अब ये चूँकि पहला ही प्रश्न होता है और बच्चे थोड़ा कम इस पर ध्यान देते हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए कि वो कह रहता है कि नहीं हम इसको कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी में त्रुटियाँ होती है और इसी में मेरिट खराब होती है। और मैं आपको बता दूँ इसमें कि जो अब प्रश्न के प्रकार हैं वो कुल प्रश्न इसमें 10 आएंगे और एक नंबर का एक प्रश्न होगा। यानी प्रश्न नंबर 1 जो आपका सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसमें प्रश्न नंबर 1 जो है वो 10 अंक का होगा और एक अंक का एक प्रश्न होगा और उसमें 2 तरह के प्रश्न होंगे। ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल स्पष्ट रहेगा, क्लियर रहेगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से नहीं आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल उत्तर लिखने में बिल्कुल आसानी से आप इसको उत्तर लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि बहुविकल्पीय पे आते हैं। तो बहु का मतलब होता है बहुत और विकल्पीय का मतलब आपके पास ऑप्शन होता है। तो ऐसे प्रश्न जिसमें आपको ऑप्शन या विकल्प दिया होगा इसमें सही उत्तर का चुनाव करके आपको लिखना होता है। ठीक है, और इस तरह से 5 प्रश्न आएंगे। और दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उस गद्यांश से संबंधित ही प्रश्न होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर 1 या 2 वाक्य में आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि 1 अंक का होगा और समय आपके पास सीमित रहता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बहुविकल्पीय का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिसमें विकल्प हो, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको कहते हैं, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आपको ऐसा नहीं कि बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर रहेंगे, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाना है। चलिए आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं हम। मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है कि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा या थोड़ा संदेह होगा, कन्फ्यूज़न होगा, तो वो समझ ले कि बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। जैसे मान लीजिए कोई गद्यांश दिया हुआ है और उसमें इस तरह से जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा कि परावलंबी का संधि विच्छेद क्या होगा। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पास। इन 4 विकल्पों में से 4 ऑप्शन में से आपको एक सही चुनना है और उसमें लिखना है। ठीक है, तो परावलंबी का संधि विच्छेद इसमें दिया है परधन लंबी, पराधन लंबी, परधन अवलंबी, पराधन अवलंबी। ठीक है, अब आप ये समझिए कि इस तरह से अगर प्रश्न आ गया संधि विच्छेद का तो ये आपको
तभी कर पाना संभव है जब आपने कक्षा 9वीं और 10वीं में जो आपको व्याकरण पढ़ाया गया है उसको आपने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है गद्यांश में सिर्फ गद्य में जो प्रश्न है सिर्फ उतना ही नहीं आएगा, बल्कि वो भी प्रश्न आएंगे जो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। तो इस तरह से ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जैसे परावलंबी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है, देखिए कि परावलंबी से तात्पर्य है दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला। बस 1 नंबर का प्रश्न है, आपको सीधा उत्तर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है बढ़ा चढ़ा करके इसमें कि आपने 5-6 लाइन 10 लाइन 8 लाइन लिख दिया। बहुत से बच्चे लिखते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपका समय भी व्यर्थ बर्बाद जाता है और आपको अतिरिक्त उसमें अंक मिलने नहीं है, और ना ही इससे परीक्षा का आपका एग्जामिनर जो है प्रसन्न होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 की जो विशेषता है उसमें मैंने आपको बताया, ये आपके सामने स्क्रीन पे देखिए लिखा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं आपको, ये आपने देख लिया। और बहुविकल्पीय प्रश्न में जो विकल्प आपको दिए रहते हैं, जैसे कि प्रश्न दिया है का खा गा दिया है, इसमें गा सही है तो उसको उतार करके आपको लिख देना है। अब बात ये आती है कि अपठित गद्यांश को हल करने के लिए हम क्या करें। तो देखिए, आप बहुत सी गाइड पढ़ते हैं, बहुत जगह जानकारियाँ लिखी रहती हैं, लेकिन अब तक को मेरा जो अनुभव रहा है और बच्चों को जो मैंने बताया है, और उसके हिसाब से बच्चों के बहुत ही अच्छे अंक आए हैं। तो आप इस पैटर्न को अपना सकते हैं और ये शायद आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा कि सबसे पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सामान्यतः क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि आप गद्यांश को पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार। नहीं, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, और प्रश्नों को पढ़कर समझ लें, समय को बर्बाद नहीं करना है आपको। सबसे पहले जब आप पूरा 1 बार तो प्रश्न पत्र आप देखेंगे ही, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो पहला प्रश्न है उसमें से आप गद्यांश को छोड़कर सबसे पहले प्रश्न देखिए कि प्रश्न क्या क्या है। ठीक है, उसको समझ लीजिए, फिर दिए गए गद्यांश को पढ़िए। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि मुझे क्या क्या इस गद्यांश से खोजना है। ठीक, तो फिर दिए गए गद्यांश को पढ़िए, और गद्यांश को पढ़ते समय 1 बार में पूरा पढ़ें और समझ लें। गद्यांश को जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी प्रश्न का उत्तर मिला और आप आगे बढ़ गए। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं लग रहा है तो वो रेखांकित कर लीजिए। ठीक है, लेकिन बीच में रुकिए नहीं। गद्यांश को क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जब आप गद्यांश को शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पूरा जो भावार्थ है उसका वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, और उससे संबंधित जो उत्तर होगा, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उसको बहुत ही आसानी से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो जब आप गद्यांश पढ़ना शुरू करें तो बिल्कुल भी लालच में मत पड़िए कि आपको कोई प्रश्न का उत्तर मिल रहा है आप तुरंत उसको लिखना शुरू कर दिए। नहीं, सबसे पहले आप 1 बार कम से कम ज़रूर पूरा पैराग्राफ को, पूरे गद्यांश को पढ़ना है। फिर और गद्यांश को फिर पढ़िए, उसके बाद फिर जो आपको मिला है प्रश्न तो रेखांकित कर लीजिए, लेकिन पढ़ते चलिए। गद्यांश को दोबारा पढ़ते समय जिन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ रहे हों अब उनको हल करते चलें। ठीक है, यानी पहली बार आपको पूरा पढ़ना है और दूसरी बार आपको पढ़ते समय आपको जो जो प्रश्नों के उत्तर मिलते जा रहे हैं उसको आप करते चलिए। ठीक, फिर इसके बाद आता है, ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रश्न का उसी गद्यांश में उत्तर दिया होता है। ठीक है, मतलब आप ये मत समझिए कि आपको गद्यांश का जो उत्तर है वो कहीं और से मिलेगा। ठीक, गद्यांश का उत्तर जो प्रश्न है उसमें गद्यांश में ही उत्तर दिया होता है। ठीक है, तो गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, गद्यांश को समझना है। निश्चित रूप से आप जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उस गद्यांश में मिलेगा। घबराएं नहीं, खुद पर विश्वास रखें और आप आराम से लिख लेंगे। ठीक, घबराना नहीं है। किसी प्रश्न का उत्तर क्या पूछ रहा है, अगर मान लीजिए गद्यांश में दिया हुआ आप प्रश्न देखा आपने और प्रश्न जो है उसमें डायरेक्ट आपको उत्तर नहीं मिला, यानी वो लाइन नहीं मिल रही है, वो पंक्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन भाव आपको समझना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आपको पहली बार मिले प्रश्न, जब आप पढ़ना शुरू करें तो पहली बार पूरा पढ़िए, फिर लेकिन पूरी तरह से कॉपी ना करें। ठीक है, यानी उत्तर हमेशा अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। गद्यांश में थोड़ी बहुत भाषा को चुनाव कर सकते हैं, उसमें जो भाषा है उसमें से आप चुनाव कर लीजिए, लेकिन पूरी तरह से आप कॉपी नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन, इससे अधिक पहले तो 1-2 ही शब्दों में काम चल जाए, 1 पंक्ति में काम चल जाए, 2 पंक्ति में काम चल जाए, वो ठीक है। ठीक है, यानी 3 लाइन से अधिक तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए उसका उत्तर।
फिर और प्रश्नों के उत्तर अत्यंत सावधानी से खोजें। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत प्रश्न देखा और उसके बाद उसी से मिलता जुलता कोई जो आपको पंक्ति मिली आपने तुरंत उसको उतार दिया, ये बहुत गलत चीज़ है। देखिए बहुत आसान प्रश्न ये होता है, क्योंकि गद्यांश दिया होता है उसमें से आपको उत्तर लिखने होते हैं। आप बड़े आराम से प्रश्न देखिए और उसके बाद उसमें से खोज करके उत्तर लिखिए। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए और आपको पूरा अंक मिलेगा। हमारे बच्चों को पूरा 100 में 100 अंक भी मिलता रहा है, लेकिन बच्चों को यही अभ्यास कराया जाता रहा है, यही बताया जाता रहा है कि आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको करें, घबराएंगे नहीं। जितने पॉइंट्स बताए गए हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे बस, निश्चित रूप से आपको। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण यहाँ दिया है कि गद्यांश से कि डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें करना है क्या, प्रश्न पढ़ने हैं कि डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा है। फिर दूसरा प्रश्न है डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले डैश डैश लिखा है, नीचे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद लिखा है सपनों को डैश डैश है में बदलना चाहिए, किस में बदलना चाहिए वो आपको उत्तर मिलेगा। फिर उसके बाद है फिर डैश डैश है जो अंग है आपका, कलाम जी को छू तक नहीं पाया, ठीक है। क्या नहीं छू पाया वो आपको परिच्छेद मिलेगा, गद्यांश में मिलेगा, ठीक। इसी तरह से अगला प्रश्न है इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वो जो अभी 5 ऊपर थे वो बहुविकल्पीय थी, और ये जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम को क्या क्या बेहद पसंद था, डॉक्टर कलाम को किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया, डॉक्टर कलाम की तरह आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, कलाम जी का जीवन हम सब लोगों के लिए क्या है, पद की शपथ लेते उन्होंने पद के माध्यम से क्या कहना चाहा था। तो इस तरह से देखिए, मैंने भी पहले परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो ये आदत होती है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया कि पहले नहीं, पहले आप इस प्रश्न को पढ़ लिया, आपने ध्यान से पढ़ लिया। अब इसके बाद चलिए आइए हम पढ़ते हैं जो गद्यांश है कि डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। देखिए आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार पूरा पढ़ना है कि डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं पाया। वे सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कलाम जी तपस्या और हमें कर्मठता की प्रतिमूर्ति हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में उन्होंने कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था। कौन सा दोहा, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस तरह से हमने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया। काफ़ी चीज़ें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी तो मैंने बोल करके पढ़ा है, लेकिन जब आप परीक्षा हाल में पढ़िएगा तो बिल्कुल शांतिपूर्वक ध्यान से मौन रह करके पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसमें जहाँ जहाँ है वहाँ पर आप अंडरलाइन लगाते जाइए, लेकिन रुकिएगा नहीं। दूसरी बार जो है जब आपका पढ़ना शुरू करेंगे तब उसके बाद आप प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं ज़्यादा इस पर और चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इसमें जैसे लिखा है डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा है, तो विकसित देश आपने लिखा है। डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो भी उसमें लिखा हुआ है, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, कि भावुक व्यक्ति थे। डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, ठीक है। क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो ये बिल्कुल बहुत सरल, बहुत कम समय में। देखिए जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया जाता है आपको, कि आप जो है वो उतने समय में प्रत्येक प्रश्न को हल करें। इसलिए समय का भी ध्यान रखना है आपको। अब जैसे मैंने इसमें लिखा है मैंने कि सपनों को बदलना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ जो आपका पैराग्राफ है ना, उसमें लिखा हुआ है हकीकत में भी और विचारों में भी। नहीं, सपनों को पहले विचारों में, फिर विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में। लेकिन इसमें हकीकत शब्द नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको मिल रहा है ना, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, तो वही आपको लिखना है। फिर उसके बाद कलाम जी को छू तक नहीं पाया, क्या नहीं छू पाया वो आप समझ रहे होंगे कि अहंकार।
इस तरह से बच्चों आपको लिखना है, समझना है। डॉक्टर कलाम को क्या क्या बेहद पसंद था ये भी आप लिख लेंगे। डॉक्टर कलाम को किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। और इसके बाद भी तो डॉक्टर कलाम की तरह आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे वो भी आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे, वैज्ञानिक बनना चाहेंगे या जो भी प्रशासनिक सेवा में जाके या जिस भी क्षेत्र में जाकर किस प्रकार से आप देश की सेवा करना चाहेंगे। कलाम जी का जीवन हम सब लोगों के लिए क्या है, प्रेरणादायक है निश्चित रूप से। और पद की शपथ लेते उन्होंने पद के माध्यम से क्या कहना चाहा था, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए पद की शपथ लेते हुए उन्होंने पद के माध्यम से क्या कहना चाहा था, अब आप इसमें लिखना शुरू करें कि कबीरदास जी ने कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुत करे को कब। इतना बड़ा जो है उसका भावार्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सिर्फ लिखिए कि पद की शपथ लेते हुए कलाम जी ने समय के महत्व को बताया था, ठीक है। या हमें आलस नहीं करना चाहिए, बस समय का महत्व बताया, इतना हो गया। तो यही है आपको समझना है कि अति लघुत्तरी का मतलब ये है कि सारांश बिल्कुल आपको लिख देना है बस, ठीक है। अब इसके बाद आइए चलते हैं, एक और प्रश्न आता है इसमें, कभी कभी शीर्षक संबंधी प्रश्न आ जाता है कि इसमें शीर्षक क्या होगा, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। देखिए जब आप गद्यांश पढ़ रहे होते हैं, ये आप जो 4 पॉइंट बने हैं ना, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए बस, और कुछ भी आपको गाइड या कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले शीर्षक गद्यांश के सार के रूप में होता है। आप कक्षा 12वीं में हैं, इतना समझदार हो गए हैं कि जब आप कोई गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि वास्तविक रूप से ये गद्यांश किसके बारे में कहा गया है, ठीक है। वही आपको शीर्षक होगा, मूल सार जो है उसी को लिखना है एक शीर्षक के रूप में, 1 या 2 शब्दों में। और दूसरा क्या है, मैंने एक हिंट्स आपको दिया है यहाँ पर कि देखिए शीर्षक का भाव ज़्यादातर क्या होता है, गद्यांश के प्रारंभ में अथवा अंत में समाहित होता है। अधिकांशतः क्या होता है कि शीर्षक के प्रारंभ में ही होती, जैसे साहित्य का है तो साहित्य दिया रहेगा, ठीक है। भ्रष्टाचार का है तो भ्रष्टाचार दिया रहेगा, ठीक है। इसी तरह से समय के महत्व का समय का महत्व दिया रहेगा। तो क्या अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो पहली 2-3 लाइन में और अंतिम 2-3 लाइन में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको जो है शीर्षक मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको क्या करना है, ये भी ध्यान रखें, शीर्षक 1, 2 या 3 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे तो क्या बताएं, पूरी लाइन लिख देते हैं, नहीं। शीर्षक आपको 1, 2 या 3 शब्द, देश प्रेम है देश प्रेम, प्रकृति का महत्व है प्रकृति, ठीक है, सत्य असत्य है सत्य असत्य, यानी शीर्षक 1, 2 या 3 शब्द। और आपको ये भी बता दें, अगर आप 3 शब्दों से अधिक लिखते हैं शीर्षक तो उसमें अंक आपको नहीं मिलेंगे। वो एक तरफ से नकारात्मक भाव जगाता है परीक्षक के मन में, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है कि मुहावरा या लोकोक्ति भी शीर्षक हो सकता है, ठीक है, जिससे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक। अब मैंने आपको बताया अभी कि 1, 2 या 3 शब्दों में होना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा आपको मिल रहा है पूरे गद्यांश का सार की जो एक लोकोक्ति में समाहित है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, वो भी स्वीकार्य है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है। इसी तरह से और भी लोकोक्तियां हैं जो अगर उससे संबंधित है या मुहावरा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो पूरा स्वीकार है और पूरा आपको अंक मिलेगा। तो बच्चों आपके पास समय कम होता है, शीर्षक में आप पहले क्या करेंगे, पहले जो आप पढ़ रहे होंगे उसी समय आपके दिमाग में आ जाएगा शीर्षक ये हो सकता है, अगर शीर्षक प्रश्न दिया है, शीर्षक पूछा गया है तो। नहीं तो अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो पहले 3 लाइन में देखिए और अंतिम 3 लाइन में देखिए, आपको निश्चित रूप से 100% आपको इसका शीर्षक मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको बताया गया कि अपठित गद्यांश क्या है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से ये पूरा लाभदायक होगा वीडियो। आप देखिए, आप सबको शुभकामनाएं, आप पढ़ें, खूब पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।